हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली जो चैनल्स मैं फॉलो करता हूं उनके बारे में कुछ डिस्कशन करने वाला हूं। एंड क्या वो चैनल्स आपके लिए भी अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर कि आप लोग में से कई लोग भी सिमिलर चैनल्स फॉलो करते होंगे। तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इन चैनल्स के बारे में, उसके बाद जो एक्सिस म्यूचुअल फंड स्कैम जो हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करना, एंड लास्ट में LIC IPO के बारे में डिस्कशन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो जो मैं चैनल फॉलो करता हूँ उसका नाम है ट्रेड तक। ट्रेड तक बेसिकली अनिल जी का चैनल है। इंसान काफी जेन्युइन है। एट द सेम टाइम वो क्या करते हैं कि काफी जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, वैसे ही स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यू न्यू इन्वेस्टर्स के लिए काफी सही रहता है। और जो उनका बोलने का तरीका है, जो उनका स्टाइल है, वो बेसिकली नॉर्मल पीपल से काफी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे कभी कभी लगता है कि काफी रिपीटेटिव हो जाता है उनका कंटेंट। एंड एट द सेम टाइम क्या होता है कि वो जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो काफी लो रिस्क है। इनफैक्ट ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऑलरेडी जानते हैं कि वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से लॉस होने का चांस कम हो जाता है। बट एट द सेम टाइम मुझे जो लगता है वो थोड़ा सा वैल्यूएशन पार्ट को इग्नोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनके कुछ शेयर्स, ऑब्वियसली सबके शेयर्स में लॉस हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन पार्ट है वहां मेरे को लगता है अनिल जी को थोड़ा सा काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नायका है, डीमार्ट है, वो कब से रिकमेंड किए जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे इतने करेक्शन के बाद भी ये स्टॉक्स अभी भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ। और उनके ऑब्वियसली 2.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो ऑब्वियसली मैं कोई नहीं होता जज करने वाला, मैं बस अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। हो सकता है आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से एकदम अलग हो। बट मैं ये चैनल जरूर फॉलो करता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं अनिल जी को देखना अच्छा लगता है। और बट फ्रैंकली थोड़ा सा कंपनीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहता। वो जो कंपनीज रिकमेंड करते हैं और जो कंपनीज और स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं जो न्यू बिगनर्स हैं या इन्वेस्टर्स टाइम पास के लिए कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या होता है कि बस स्टॉक्स के नाम चाहिए तो वहां से मिल जाते हैं, तो वहीं से खुश हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे तो कंपनी के जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें भी थोड़ा सा फोकस कर पाएंगे। उसके बाद एक और चैनल जो मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ वो इन्वेस्ट आज फॉर कल। आनंद जी का ये चैनल है। उनकी नॉलेज कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा लगती है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को सेटबैक यहाँ हो जाता है, क्योंकि वो उनका जो मोस्टली जो फोकस रहता है ट्रेडिंग पे रहता है, डेली डेली ट्रेडिंग या मंथली ट्रेडिंग। एंड काफी ज्यादा वो फोकस करते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो फंडामेंटल्स एंड बिगर पिक्चर है वो मिस कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी सी ऐसा लगता है कि वो अगर उनकी जो भी नॉलेज है उसको यूज करके जो काफी ऐसे स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना पाए, उनके लिए बहुत सही रहेगा। क्योंकि अपने में से काफी लोग ऐसे हैं जो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट को फुल टाइम नहीं करते हैं, अपना भी जॉब है, अपना भी बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं अपने को ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो अपने पैसे लगाकर भूल जाए। तो कहीं ना कहीं उन स्टॉक्स पे फोकस करेंगे तो मेरे को लगता है काफी और सही रहेगा। बट कहीं ना कहीं उनका फोकस ट्रेडर्स पे ज्यादा है। उसके बाद अक्षत श्रीवास्तव जी का एक चैनल है जो मैं फॉलो करता हूँ। बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए है। और वो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग पे भी काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, स्पेसिफिकली यूएस मार्केट्स एंड यूएस स्टॉक्स के ऊपर। और जो न्यू 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 एज इन्वेस्टिंग है जैसे क्रिप्टोज वगैरह, उसमें भी काफी फोकस करते हैं और काफी सेंसेबल बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने को अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी में रियल जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है या फिर जो रियल एस्टेट है उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये पॉइंट बहुत ही वैलिड लगता है। एट द सेम टाइम वो जो बोलते हैं कि मेट्रो सिटीज में इन्वेस्ट करने के बजाय आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज लीजिए टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। तो ये पॉइंट भी काफी वैलिड है। ऑब्वियसली वहां ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी से क्या है कि आपका जो मंथली रेंट वगैरह है वो काफी अच्छा क्रिएट हो सकता है। तो अक्षत जी का भी चैनल ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद परिमल आडे जी, ये कहीं ना कहीं काफी ऑब्वियसली उनकी जो बोलने का तरीका है ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत सही लगता है। बट कहीं ना कहीं अभी ये धीरे धीरे कॉर्पोरेट टाइप बनते जा रहे हैं। इनफैक्ट ये इनका जो पूरा चैनल है इन्वेस्ट यादना एंड समथिंग, इन्वेस्ट यादना अकेडमी, और जिनका खुद का चैनल है पर्सनल चैनल परिमल आडे जी, इनकी रिसर्च टीम बहुत सही है। बट कहीं ना कहीं ये आजकल अपने प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को बेचने में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो इनका चैनल बहुत सही लगता है मुझे। उसके बाद साहिल जी का चैनल है, ये बेसिकली बहुत सही है। इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं तो स्पेसिफिकली काफी ज्यादा लोगों को केटर कर पाते हैं, क्योंकि
काफी जैसे साउथ इंडिया से जो हिंदी उतने अच्छे से नहीं समझते हैं, तो इनके चैनल से काफी वैल्यू कंटेंट मिलता है उनको। एंड सीधी बात नो बकवास है इनका चैनल, बहुत सही लगता है। उसके बाद काफी स्ट्रक्चर डिलीवरी ऑफ कंटेंट है, तो इनका चैनल भी बहुत सही लगता है मुझे। एसओआईसी का रिसर्च बहुत सही रहता है, कोई भी कंपनी जो ये कवर करते हैं बहुत डीप डाइव करते हैं, और जो स्टॉक्स एंड कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं बहुत ही इनिशियल स्टेज में, तो एसओआईसी को भी बहुत सही लगता है मुझे। अ, उसके बाद स्टॉक अड्डा विद जनक, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये चैनल अभी काफी स्पीड से ग्रो कर रहा है। इनके जो जनक जी हैं ये काफी हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, बहुत सही लगता है इनको देख के। और ये ओवरऑल पिक्चर को कवर करने की कोशिश करते हैं स्टॉक्स के बारे में, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। हालांकि टेक्निकल्स को लेकर मेरा व्यू पॉइंट इनसे थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो टेक्निकल्स है वो बेसिकली काम एनवायरनमेंट में सही रहते हैं। मैं ये नहीं करता कि टेक्निकल एनालिस्ट लोग एकदम ही कोई, आई मीन, उनका वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होता, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अभी जो एनवायरनमेंट है उसमें टेक्निकल एनालिसिस की अभी इंपॉर्टेंस कम है, क्योंकि एनी टाइम कोई भी न्यूज आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस का डेस्टैक 5% गिर गया, तो अगले दिन ऑब्वियसली निफ्टी चाहे कितना भी सपोर्ट पे हो, चांसेस पूरा है कि वो 1 या 2% डिक्लाइन करेगा ही करेगा। एंड काफी सारे स्टॉक्स जो सपोर्ट पे होंगे वो भी गिरेंगे। तो स्पेसिफिकली ऐसे न्यूज बेस्ड एनवायरनमेंट में जहाँ डेली कुछ नई न्यूज आ रही है, वहाँ टेक्निकल एनालिसिस कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी अपसेटिंग लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसका काम नहीं है इतना, बट ओवरऑल इनका चैनल भी अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद मुकुल अग्रवाल जी का चैनल है। इनका चैनल ऑब्वियसली 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स से भी ज्यादा है इनके, बट कहीं ना कहीं मैं ऑन अ पर्सनल लेवल इनसे कहीं ना कहीं इनके वीडियो से कनेक्ट नहीं कर पाया। एंड पता नहीं, इनका कंटेंट मुझे समझ में नहीं आता। और अवधूत साधे ट्रेडिंग एकेडमी, ये मैं चैनल फॉलो नहीं करता हूँ, बट अभी काफी ज्यादा एड्स देखने को मिलती हैं फ्रैंकली, जो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके दिखाते हैं अपने प्रॉफिट्स एंड ऐसा दिखाते हैं कि कोई रिस्क नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। वो हाँ कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग होता है। तो ऑब्वियसली मैं पर्सनली कोई सेमिनार या कुछ अटेंड नहीं किया हूं, तो मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट कहीं ना कहीं मेरे लिए पर्सनली ट्रस्ट करना मुश्किल होगा ऐसे चैनल पे। और एक और जो है देव गढ़वी जी, इनका तो आजकल हर जगह एड्स ही एड्स हैं। तो कहीं ना कहीं इनका एड्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि एक बुक पढ़ी थी काफी पहले मैंने, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। तो आजकल ये अपनी फरारी दिखा के ही अपना सेमिनार एंड आप ही अपना काफी कंटेंट बेचने का कोशिश करते हैं। तो बट इनकी जो क्लेम्स हैं हद से ज्यादा एग्जैजरेटेड है भैया। ऐसा कौन सा तरीका है, हमें भी बताओ कि 2-3 साल में ही आप 1 करोड़, उसके बाद 10 करोड़, उसके बाद 50 करोड़ कमा सकते हैं। फ्रैंकली इतना आसान नहीं है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। कोई भी अगर आपको ऐसा बोलता है तो हो सकता है ये मोटिवेशन के लिए सही है, बट ऑब्वियसली विदाउट लॉटरी या विदाउट गैम्बलिंग ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप इतनी जल्दी इतना श्योर शॉर्ट तरीका कुछ नहीं है। आप गैम्बल करिए, रिस्क लीजिए, उसमें ऑब्वियसली हो सकता है कि आप अपना पूरा कैपिटल खो दें, बट 0.01% चांस हो कि आप करोड़पति बन जाएं। बट फ्रैंकली समझ में नहीं आता, थोड़ा सा बस यही बोलना चाहूंगा, थोड़ा सावधान रहिए। और आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या ट्विटर एंड इंस्टाग्राम के थ्रू, जो काफी जो स्मॉल कंपनीज हैं, उसमें क्या हो रहा है, पंप एंड डंप स्कीम हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो भी एनालिस्ट लोग हैं या फिर जो भी यूट्यूबर्स हैं, ट्विटर पे जो स्टॉक रिकमेंड करते हैं, वो क्या होता है, ऐसे स्टॉक्स रिकमेंड कर देते हैं सालासा टेक्नो जैसे। वहां से क्या होता है कि एक बार जब रिकमेंड करते हैं स्टॉक प्राइस काफी बढ़ जाता है, उसके बाद जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो भी ये खेल खेल रहे हैं, वो तो निकल जाते हैं, अपने जैसे इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलूंगा कि काफी सावधान रहें कि जिसको भी आप फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अगर मेरे को भी ऐसा, अगर आपको लोगों को ऐसा लगे कि मैं भी कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, या मेरे कंटेंट में भी कुछ कुछ गड़बड़ है, तो आप लोग प्लीज मेरे को भी अनसब्सक्राइब कर दीजिए। बट ऑब्वियसली जिसको भी फॉलो करें वो ट्राई करिए कि ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। एंड वो तो अभी अपने आप रिसेंटली देख ही रहे हैं। एल आई सी आई पी ओ की लास्ट लेटेस्ट अपडेट है ये, बेसिकली अराउंड 6 बजे मैंने बीएससी के वेबसाइट से निकाला है। इसमें क्यू आई बी एंड एन आई आई जो कोटा है, वो तो बेसिकली कल जो लास्ट डे है उसी समय पता चलता है, क्योंकि ये लास्ट डे ही अप्लाई करते हैं। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स में अराउंड 1.58 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है, एम्प्लॉय कोटा में 3.78 टाइम्स, एंड पॉलिसी होल्डर्स में अराउंड 5 टाइम्स हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली आप दो दो लॉट मोर देन इनफ है अप्लाई करने के लिए, दो, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो 2 लॉट से अप्लाई करेंगे तो एक लॉट मिलने का चांस बढ़ जाता है। बट उससे ज्यादा लॉट्स अप्लाई करने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो गया तो एक ही लॉट मिलेगा। उसके बाद पॉलिसी होल्डर कोटा में क्या है, प्रोपोर्शनल एलोकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब है, सपोज जस्ट इन केस 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता है कल तक जो लास्ट डे है, हालांकि 10 टाइम्स नहीं होगा बट स्टिल अगर कंसिडर करेंगे 10 टाइम्स होगा, तो अभी अगर अपने 10 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो अपने को एक लॉट मिलेगा ऑन एन एवरेज, बाकी सारे फैक्टर्स को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए ऑन एन एवरेज अगर आपने 10 लॉट पे अप्लाई कर रहे हैं तो एक लॉट मिलेगा, क्योंकि वहां पे प्रोपोर्शनल एलोकेशन है। वहां पे ये लॉटरी सिस्टम नहीं होता जो ये रिटेल कोटा में होता है। अ, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी होल्डर में जो, अगर आप LIC IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो ट्राई करिए, जो 2 लाख रुपए की लिमिट होती है उसमें अराउंड शायद 14 लॉट्स हैं। 14 लॉट्स अराउंड 1,87,000 के आसपास हो जाएंगे आफ्टर कंसिडरिंग डिस्काउंट। तो आप लोग 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, अगर सपोज 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता है तो चांसेस है कि आपको 14 लॉट्स अप्लाई करने से 2 लॉट मिल ही जाए। एंड अभी जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो अराउंड 50 के आसपास है, 45-50, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट्स या बेसिकली जो अपने मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस वजह से GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा कम हो गया है। बट स्टिल आई थिंक लॉस नहीं होना चाहिए, अराउंड 10% प्रॉफिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं पर्सनली एक एक अकाउंट से पॉलिसी होल्डर कोटा में अप्लाई करूंगा अराउंड 2 लाख तक के स्टॉक्स, वही जो 14 लॉट्स मैं बोल रहा हूँ, और बाकी 2 अकाउंट से रिटेल कोटा में मैक्सिमम 2 लॉट अप्लाई करने वाला हूँ। उसके बाद बात करते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड स्कैम की। ऑब्वियसली दो ये जो फंड मैनेजर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल, इनके ऊपर एलिगेशंस लगा है कि ये बेसिकली फ्रंट रनिंग में इन्वॉल्व है। ये एक टाइप ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। पर सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा, क्योंकि ये आई मीन एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें ये लिखा हुआ था कि क्योंकि इनमें से कौन, दीपक अग्रवाल या वीरेश जोशी में से एक जन लंबरगिनी में घूम रहे थे जिसके बहुत ही लिमिटेड एडिशन थी एंड जिसके बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीसेस इंडिया में सेल हुए हैं, उसमें काफी घूम रहे थे, तो जिसको बोलते हैं पेंटिंग द टाउन रेड। तो उसकी वजह से शक में आए, या ये तो चलो कहने की बात है, वो अपने हाइप करके दिखा देती है मीडिया, बट कहीं ना कहीं काफी जो लैविश लाइफस्टाइल है और मुंबई में काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही थी, मे बी उस वजह से नजर में आए हों। एंड अदरवाइज इनसाइडर ट्रेडिंग पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी ये इनसाइडर्स होते हैं जनरली अपने नाम पे ट्रेडिंग नहीं करके अपने रिलेटिव्स या दूर के रिलेटिव्स के नाम से शेयर्स खरीदते बेचते हैं, तो उससे काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें फ्रंट रनिंग में क्या हो रहा था बेसिकली, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड हैं तो इनको ऑलरेडी पता रहता है कि जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है, क्योंकि लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके पास, फंड्स हैं, तो ये कौन से स्टॉक्स खरीदने वाले हैं, कौन से बेचने वाले हैं, जो पहले से खबर रहती है इनके पास, उसको यूज करके ऑब्वियसली करोड़ों का बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्टॉक खरीदने वाला है म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये न्यूज आने के बाद एंड डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उस स्टॉक का दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो फ्रंट रनिंग मतलब खुद ही आगे दौड़ के पहले ही वो स्टॉक ले लेते हैं अपने पर्सनल अकाउंट में, ताकि जब स्टॉक प्राइस बढ़े तो ये लोग सेल कर सकें काफी अच्छे प्रॉफिट्स में। ऐसे ही अगर कोई एक्सिस म्यूचुअल फंड कोई भी स्टॉक सेल करने वाला है तो ये पहले ही शॉर्टिंग कर देते हैं, एंड बाद में जब वो म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड जो एक्चुअल में वो शेयर सेल करता है, तो वो शेयर प्राइस गिर जाता है, उनके बाद ये स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपने पर्सनल अकाउंट में। तो कहीं ना कहीं सेबी को थोड़ा सा ज्यादा डिलिजेंट एंड स्क्रूटनी रखनी पड़ेगी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अभी सबसे सबसे शॉर्ट आफ्टर है इन्वेस्टमेंट के लिए। जो भी इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स है या नए नए इन्वेस्टर्स है वो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करके म्यूचुअल फंड्स का रूट लेते हैं, क्योंकि वो सेफर रहता है। ऐसे लगता है कि क्योंकि वो प्रोफेशनल मैनेजर्स के हाथ में है तो वहाँ रिस्क कम है, बट अगर अगर ऐसे स्कैम्स आएंगे तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो हिल जाता है। बट एट द सेम टाइम एक्सक्यूज मी, सब कुछ सेबी के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते। ऑब्वियसली इन कंपनीज को भी काफी ज्यादा स्क्रूटनी रखनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, ताकि ऐसे फ्रॉड्स कम हो सके। उसके बाद इस वजह से जो जो काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोएस, पॉलिसी बाजार, जोमेटो, डीमार्ट,
ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स में थे, एक्सिस म्यूचुअल फंड में, तो इन सब स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि पर्सनल लेवल पे ये हुआ है, म्यूचुअल फंड पूरा का पूरा शायद इन्वॉल्व नहीं था वैसे, तो अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी मे बी काफी बातें सामने आए एंड काफी बातें दबा दी जाएं। बट स्टिल मुझे लगता है अगर आपके पास एक्सिस म्यूचुअल फंड है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं, अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं लग रही, रिस्क वाली बात, तो आप पैनिक मत करिएगा। और लास्ट में मेंबरशिप के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग। जो भी मेंबर्स अभी इनिशियल लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन सबके नाम याद रखना है, उनके जो भी क्वेश्चंस हो गए उनके ऊपर ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इनसे कहीं ना कहीं कनेक्शन काफी ज्यादा है, क्योंकि इनिशियल लेवल से ही मेरे को फॉलो कर रहे हैं, चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं ना। अभी मेंबरशिप बटन मैंने कल ही लॉन्च किया था, तो उसके बाद इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग। एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूंगा कि वैल्यूएबल कंटेंट से एंड काफी लर्निंग साथ में हो सके एंड काफी अपने वेल्थ क्रिएट कर सके लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में डिस्क्लेमर, ये इस वीडियो में कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी, आप लोग प्लीज अपना रिसर्च खुद करिए। एंड मैं बस आपकी लर्निंग में आपका सपोर्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।